सपोर्ट सिस्टम टीचिंग एड्स को ही कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स है क्या। ठीक है, देखिए, टीचिंग एड्स आर इंटीग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम। द मैनी बेनिफिट ऑफ टीचिंग एड्स इंक्लूड हेल्पिंग लर्नर्स इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल, इलिस्ट्रेटिंग और रीइंफोर्सिंग ए स्किल कंसेप्ट। देखिए, टीचिंग एड्स है क्या कि ये क्लास के अंदर जो करवाया जाता है, ये इसका ये पार्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए कि टीचिंग एड्स में होता क्या है, ये जो लर्नर है उसकी हेल्प करता है, यानी कि जो शिक्षार्थी है, जो छात्र है, जो लर्नर है उसकी ये हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट करता है किसमें, कॉम्प्रीहेंशन स्किल में। यानी कि कोई भी चीज़ अगर लर्नर ने सीखनी है तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स उसमें बहुत सारा काम आता है, बहुत ज़्यादा प्रभावी तौर से काम आता है। ठीक है, किसी स्किल, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग इज़ एन आर्ट विच इंक्लूड्स नॉलेज प्रेजेंटेशन एंड आर्ट ऑफ dissemination and above all every aspect of पैरालिंग्विस्टिक। देखिए, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, टीचिंग की कला है जहाँ पे नॉलेज होती है, जो ज्ञान है, जो प्रेजेंटेशन है, तो उसमें सारे के सारे पार्ट जो है वो कवर किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, टीचिंग डिमांड्स ब्रॉड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन ऑल हॉरिजन्स, कंप्लीट करिकुलम विद स्टैंडर्ड्स, पॉजिटिव एंड कैरिंग एटीट्यूड्स एंड एंथुसिज्म एंड ए डिज़ायर फॉर लर्निंग एंड टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए, टीचिंग क्या डिमांड करता है, टीचिंग में क्या होता है, क्या है, शिक्षण में होता है क्या है कि बहुत ब्रॉड नॉलेज होती है किसी मामले को लेकर। देखिए, अगर कोई विषय, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, वो अपने टीचिंग के माध्यम से, टीचिंग के द्वारा उस सब्जेक्ट को वो इतने अच्छे तरीके से कराएगा, इतने बेहतर तरीके से कराएगा, इतने ब्रॉड तरीके से करवाएगा कि बच्चों को समझ में आए। अभी किसी सब्जेक्ट से संबंधित बहुत ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज प्रोवाइड कराती है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। किसके प्रोवाइड जाती है, छात्रों को। किसके द्वारा, टीचिंग के द्वारा। अब टीचिंग किस में पॉसिबल होती है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। यानी कि एक तरफ है टीचर, एक तरफ है छात्र या स्टूडेंट या लर्नर, तो दूसरी, तो बीच में उनके क्या है, टीचिंग। अब टीचिंग को सपोर्ट भी होना चाहिए ना, कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो टीचर जो है अपनी टीचिंग तो दे रहा है, पर किस माध्यम से दे रहा है, वो होता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। देखिए, मिस्टर डी हॉल सेज दैट द मटेरियल शुड encourage learner to develop their learning skills and strategies and the activities such as recording of their conversation। देखिए, जो मटेरियल है वो इनकरेज करता है स्टूडेंट को उनकी लर्निंग स्किल के हेल्प करने के लिए, उनकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, TLM यानी TLM क्या है यहाँ पे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इज कॉमनली यूज्ड एक्रोनियम दैट स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, TLM की फुल फॉर्म क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि टीचिंग और लर्निंग में जो मटेरियल यूज़ होता है उसे। Broadly, the terms refer to spectrum of educational material that teachers use in the classroom to support specific learning objective as set out in lesson plan। यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का जो क्लास में इस्तेमाल करते हैं, तो उसे बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लास में यूज़ किया जाता है कि लेसन को पढ़ाने के लिए, यानी कि टीचर ने कोई सब्जेक्ट, कोई लेसन पढ़ाना है बच्चों को, अब वो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेगा, किस हिसाब से पढ़ाएगा, तो वो होता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। देखिए, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, इसमें क्लास में डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। देयर आर मैनी एड्स, जैसे कौन कौन से, देखिए, जैसे ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। ऑडियो में क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी, विजुअल में आपको अकेला चीज़ दिखाई देगी, वीडियो दिखाई देगी। ऑडियो विजुअल में आपको दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो दे हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस इन TLP टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जो क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, वहाँ पे क्या होता है कि ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो इसी प्रोसेस में, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग है, तो कई बार उनको टीचर जो है अलग तरीके से समझाते हैं। वो सारे किस में काम आते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये होते क्या है, ये होते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट आर कॉल्ड टीचिंग एड्स। इनके जो तरह तरह के जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसे बोलते हैं टीचिंग एड्स। द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम हैव आल्सो बीन इफेक्टेड बाय द टीचिंग एड। देखिए, टीचिंग लर्निंग जो प्रोग्राम है वो भी टीचिंग एड्स के द्वारा प्रभावित होते हैं।
The process of teaching learning depends upon the different type of equipment available in the classroom. School and college are considered their add these ads in following aspect. देखिए जो प्रोसेस रहता है टीचिंग लर्निंग वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास में कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल है। देखिए क्लास में क्या क्या अवेलेबल है। अगर क्लास में प्रोजेक्टर है तो टीचर उसका इस्तेमाल करेगा, ब्लैक बोर्ड है उसका इस्तेमाल करेगा, वाइट बोर्ड है उसका इस्तेमाल करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो टीचिंग एड्स होती हैं उसमें तरह तरह के डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। तो क्लासरूम में जो जो इक्विपमेंट अवेलेबल है टीचर उस हिसाब से पढ़ाता है। अब देखिए स्कूल कॉलेज में कौन कौन सी जो टीचिंग एड्स होती जो कौन कौन सी एड्स होती है, जो कौन कौन सी सहायक सामग्री होती है, तो आप ये देखते हैं हम। देखिए सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले होता क्या है कि किसी स्कूल या कॉलेज में अप्रोप्रिएट्स मतलब कि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा क्या होना चाहिए, एड्स होनी चाहिए, मतलब कि टीचिंग का सामान होना चाहिए पढ़ाने के लिए। सुटेबल कम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन एड, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। देखिए जैसे ब्लैक बोर्ड है, वहाँ पे चौक होगा तो तभी तो टीचर करा पाएगा ना। अगर चौक ही नहीं है तो लिख कैसे पाएगा, है ना। तो अगर प्रोजेक्टर लगा है, क्लास में बिजली नहीं है, तो वो चलाएगा कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुटेबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर प्रोजेक्टर है तो बिजली होनी चाहिए, अगर ब्लैक बोर्ड है तो चौक होना चाहिए, वाइट बोर्ड है तो मार्कर होना चाहिए, ऐसे। देयर यूज इन प्रॉपर सीक्वेंस, इनका प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब बारी आती है नीड ऑफ टीचिंग एड्स या नीड ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। क्यों ज़रूरी है ये। देखिए अब बात आती है कि ज़रूरी क्यों है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टेंडेंसी टू फॉरगेट, प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प्स टू रिटेन मोर कंसेप्ट परमानेंटली इन द स्टूडेंट माइंड्स। देखिए हर जो प्राणी है, हर जो इंडिविजुअल है, वो उसमें एक आदत है भूलने की। यानी कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो चीज़ों को ना भूल पाए। हर एक इंसान में आदत है वो चीज़ों को भूल जाता है। तो चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, पढ़ाया कैसे, जो पढ़ाया जो जा रहा है उसको याद कैसे रखे जाए, कॉन्सेप्ट को कैसे माइंड में रखा जाए, इसके लिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे उसको भूलें ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। इससे स्टूडेंट क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, वो अच्छे से सीख पाएंगे। यानी कि जब स्टूडेंट इसे अच्छे से सीख पाएंगे, अगर उनको जो पढ़ाया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उनके दिमाग में रहेगा, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है। टीचिंग एड्स डिवेल्प द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी, हेयर, टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। टीचिंग एड्स में जो बच्चों को समझाया जाता है, जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे सुनते हैं, जो बच्चे महसूस करते हैं, तो उनके दिमाग में एक प्रॉपर इमेज बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे टीचर के पढ़ाने का तरीका ना वो दिमाग में उनके छप जाता है, तो वो उनको अच्छे से याद रहता है। टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। अब टीचिंग एड्स में क्या होता है कि स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। आप ये देखिए कि जैसे कि कोई जैसे हिस्ट्री का पढ़ाया जा रहा है तो उसकी थोड़ी सी वीडियो दिखा दे, तो बच्चों को वही चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये चीज़ वाकई ऐसी हुई होगी। टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। टीचिंग एड्स में क्या होता है, ये कंप्लीट एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। देखिए टीचिंग एड्स क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट। टीचिंग एड्स में क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहता है। टीचिंग एड्स हेल्प्स द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंट। टीचिंग एड्स में क्या होता है कि ये टीचर की हेल्प भी करता है और स्टूडेंट की हेल्प भी करता है कि जो स्टूडेंट से परमानेंट चीज़ों को समझ पाए। यानी कि एक बार टीचर ने समझा दिया तो बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए। टीचिंग एड्स हेल्प टू क्रिएट डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट। टीचिंग एड से क्या होगा, बच्चों में डिसिप्लिन आ जाएगा। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स या टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार टीचिंग एड्स का नाम बदल के टीचिंग सपोर्ट सिस्टम किया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, देर आर मैनी एड्स अवेलेबल दीज डेज, वी मे क्लासीफाई दीज एड्स एज फॉलो। देखिए बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे एड्स हैं टीचिंग के लिए। तो हम देखते कौन कौन से मैंने देखिए। पहला नंबर पे आता है विजुअल एड्स। विजुअल का मतलब होता है जो हम चीज़ें देखते हैं, यानी कि हमें कैसे पढ़ाया जाता है टीचिंग में, जो हमें सिर्फ दिखाई देता है। एक होता है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स कौन सा है, जिसमें हमें सिर्फ सुनाई देता है स्पीकर से। ठीक है, पढ़ाई होती है सिर्फ ऑडियो में। तो एक होता है ऑडियो विजुअल।
जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये सुनाई भी दे रही है, आपको ये दिखाई भी दे रही है, तो ये होता है ऑडियो विजुअल एड्स। ये सारे ही टीचिंग एड्स का क्या मतलब है कि पढ़ाने का तरीका, जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो किस तरह से पढ़ाता है बच्चों को, वो विजुअल एड से भी पढ़ाता है, वो ऑडियो एड से भी पढ़ाता है, वो ऑडियो विजुअल एड से भी पढ़ाता है। तो फ्रेंड देखिए, ऑडियो एंड विजुअल एड्स हैव मैनी इफेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑन प्रोवाइडिंग लर्निंग परमानेंट। देखिए, जो ऑडियो और विजुअल एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि अगर आपको कोई हिस्ट्री की, आप कोई ये मान के चलेगा, कोई हिस्ट्री का कोई चैप्टर मुश्किल में लगता है ना, तो आप अगर वही चीज़ आपको जैसे मूवी बना के दिखा दी जाए तो आपको वो देखोगे तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। अंग्रेज़ों का टाइम आपको बहुत मुश्किल से याद होगा। अगर आप वही कोई फ्रीडम फाइटर की मूवी देख लोगे जिसमें अंग्रेज़ों का भी दिखाया होगा, तो आपको वो सीन से आपको वो सारे का सारा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री याद हो जाएगी। तो कहने की बात ये है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं तो हमें वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, तो परमानेंट लर्निंग के लिए ऑडियो विजुअल एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोर A learning activity addresses to five senses, the more the learning events become effective and permanent and forgetting become less। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही कम रहता है कि व्यक्ति भूल सकता है। तो ये एड्स क्यों बनाए जाते हैं कि ताकि पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाए और बहुत कम भूले। ड्यू टू रिसर्च मेड इन टेक्सास यूनिवर्सिटी इन USA, when the time factor is taken stable, remembering was found out by percent at following having human being remember। देखिए, जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है USA में, वहाँ पे एक रिसर्च की गई थी, एक शोध किया गया था कि जब इंसान कोई चीज़ पढ़ता है तो उसको कितने कितने परसेंट याद रहता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, 10% ऑफ दे रीड, यानी कि जब इंसान कुछ चीज़ पढ़ता है उसको पढ़ा हुआ 10% याद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे इंसान कुछ भी चीज़ पढ़ेगा उसको सिर्फ 10% ही याद रहेगा। तो 20% ऑफ दे हर्ड, जो ह्यूमन बींग्स है, जो वो कुछ सुनता है उसको सिर्फ 20% याद रहता है। 30% ऑफ दे सॉ, यानी कि जो वो देखता है उसको 30% याद रहता है। ठीक है, दिन भर में आप जितनी भी चीज़ें देखोगे आपको सारी याद नहीं रहेंगी, सिर्फ आपको 30% याद रहेगा। नेक्स्ट है 50% ऑफ दे सॉ एंड हर्ड, 50% उसे क्या याद रहेगा, जो उसने देखा और सुना है। आप कोई भी मूवी देख के आइए, आपको सारी की सारी याद नहीं रहेगी, आपको वो 50% याद ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 70% ऑफ दे सेड, इंसान का जो वो कुछ बोलता है, जो भी कुछ बोलेगा उसको 70% यानी कि 70% याद रहता है। 90% ऑफ दे डिड एंड सेड, 90% यानी कि 90% जो किसी इंसान ने कुछ किया होगा या कुछ कहा होगा वो उसको याद रहेगा। यानी कि उसने अकेला कुछ कहा होगा तो 70% याद रहेगा, अगर उसने कुछ किया भी होगा, उसने कुछ कहा भी होगा तो उसे 90% याद रहेगा। तो ये किस में शोध हुआ था? ये हुआ था टेक्सास यूनिवर्सिटी USA में, जिसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया है। तो आप ये देखिए कि अगर हम सिर्फ किताबों के ऊपर जोर दें, ठीक है, तो हमें सिर्फ 10% याद ही रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आज के ज़माने में एजुकेशन में थोड़े से सुधार हो रहे हैं, टीचिंग एड्स में नई नई चीज़ें आ रही हैं जिससे जो कुछ पढ़ाया लिखाया जा रहा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, विजुअल एड्स को हम थोड़ा डीपली करेंगे। देखिए, द एड्स विच यूज सेंसेस ऑफ विजन आर कॉल्ड विजुअल एड्स। जो हम चीज़ें देखते हैं वो हमें उसे कहते हैं विजुअल एड्स, यानी कि जो कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, इसमें सिंपल सी बात है, जो हम कुछ देखते हैं वो विजुअल एड्स के अंदर आता है। देखिए, फॉर एग्जांपल एक्चुअल ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें जो वास्तविक होती हैं। मॉडल्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैनर बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चाक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स एट्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको सिर्फ चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। आउट ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड एंड चौक आर कॉमनेस्ट वंस। देखिए, इसमें से जो ब्लैक बोर्ड है, जो चौक है, वो तो कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, टीचर क्लास में जब पढ़ाएगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो चौक से लिखेगा,
अब आपको वो सिर्फ दिखाई दे रहा है, वो क्या है, विजुअल एड्स, यानी कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ओनली, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बताइए कि ये कौन सी एग्जांपल है, तो आप ये बता सकते हैं ये विजुअल एड्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट है ऑडियो एड्स। द एड्स आर दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, यानी कि वो चीज़ें जो सिर्फ हमें सुनाई देती हैं उसे कहते हैं ऑडियो एड्स। यानी कि देखिए रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके एग्जाम्पल है। अगर आप रेडियो में कोई चीज़, कोई खबर सुनोगे आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी तरीका है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हेयरिंग आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें क्या होता है कि चीज़ें हमें दिखाई भी देती हैं, हमें सुनाई भी देती हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स। देखिए अगर आप टेलीविज़न में कुछ चीज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, आपको वो दिखाई भी देती हैं, वो सुनाई भी देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप कोई पिक्चर देखते हो आपको वो सुनाई भी देगी, वो दिखाई भी देगी, जैसे मूवी वगैरह कोई देखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये मेरा आप लेक्चर देख रहे हो, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। ये कौन सी ऐड है, ये ऑडियो विजुअल एड्स है। तो फ्रेंड्स ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, चॉक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसीज या पावर पॉइंट, डाटा प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो टेप, सीडीज या पॉडकास्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये 7 जो इसके टीचिंग का एग्जाम्पल है। देखिए फ्रेंड एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको वही इंपॉर्टेंट बताए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहली बारी आती है चाक बोर्ड या वाइट बोर्ड की। तो फ्रेंड देखिए कलर्ड चॉक एंड मार्कर कैन इनहेंस द प्रेजेंटेशन, यानी कि जो चॉक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, अगर हम चॉक बोर्ड में चॉक से लिखने जा रहे हैं तो हमें कलर चॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो मार्कर है वो उसका इस्तेमाल होता है कि ताकि प्रेजेंटेशन दी जा सके। यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ब्लैक बोर्ड या चॉक बोर्ड या वाइट बोर्ड के ऊपर, तो हमें कलर चॉक या मार्कर का इस्तेमाल करना होता है। यूजिंग स्टूडेंट्स एज रिकॉर्डर्स कैन इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड फ्री इंस्ट्रक्टर हैंड्स। जिसमें देखिए इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। अगर टीचर कोई वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो स्टूडेंट्स में ज़्यादा क्या है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या, एडवांटेज देखिए, नो एडवांस प्रेपरेशन रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको, अगर आप वाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड के ऊपर लिखने जा रहे हो, आपको इसके लिए कोई एडवांस में प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट व्हेन डिस्प्लेइंग ए कॉम्प्लेक्स टेबल चार्ट डायग्राम। ना ही आपको बोर्ड के ऊपर कोई जो मुश्किल सा जो टेबल होता है, चार्ट होता है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी और अदर पॉसिबल ग्लिच। देखिए होता क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी या अदर टेक्निकल चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम चॉक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर लिखते हैं तो हमें किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो हम सीधे ही प्रेजेंट। आप देखिए कि अगर आप प्रोजेक्टर के ऊपर कोई आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था ना हो या बिजली चली जाए, तो उससे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है या वाइट बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हो। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसे स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो अभी हमने एडवांटेज देखे इसके। अभी डिसएडवांटेज यानी कि हानि क्या है, देखिए टाइम कंज्यूमिंग इफ़ यू हैव ए लॉट टू राइट। अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो आपका बहुत समय इसमें लगने वाला है, यानी कि जो चॉक बोर्ड या वाइट बोर्ड है इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। हैंड राइटिंग में भी डिफ़िकल्ट टू रीड। देखिए होता क्या है कि इसमें जो हम लिखते हैं वो अगर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखें या हम वाइट बोर्ड पे लिखें तो उसमें जो हैंड राइटिंग है उसे रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो बुक्स की जो लैंग्वेज है, या अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो कहीं और पे, तो वहाँ पे उनकी जो बुक की लैंग्वेज है या कोई मशीन लैंग्वेज है वो थोड़ी सी पढ़ने में आसानी होती है। तो अगर हम खुद से मैनुअली तरीके से लिखें ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के ऊपर तो उसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए साइज़ ग्लेयर, कुछ के साइज़ शब्द के बड़े होंगे, कुछ के छोटे होंगे, इसलिए टर्न योर बैक ऑन ऑडियंस, ठीक है। यानी कि जब आप लिखोगे
तो आपकी पीठ यानी कि जो आपकी बैक है वो आपके स्टूडेंट या ऑडियंस की तरफ होगी, ठीक है। यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाओगे, आपकी वहाँ पे स्टूडेंट के साथ पर पीठ या बैक होगी। क्लीनिंग द बोर्ड, आपको बार बार बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा डस्टर से या मार्कर से, ठीक है फ्रेंड्स। कांट गो बैक समथिंग यूज्ड यू हैव इरेज्ड, तो आपने जो पहले देखिए, अगर आपको कुछ आगे लिखना है तो आपको पीछे पिछला जो है वो उसको इरेज करना पड़ेगा और आपको लिखा हुआ वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। यानी कि आप बिना कुछ इरेज किए वापस पीछे नहीं जा सकते। यानी कि अगर आपका लिखते लिखते आपका ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड भर चुका है, आपको डिलीट वो रब करना पड़ेगा, फिर साथ में नया लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है फ्लिप चार्ट। देखिए, इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अनअवेलेबल, फ्लिप चार्ट आपको पता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बोर्ड है, वहाँ पे हम इसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो आप फ्लिप चार्ट के ऊपर जो है ये कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़रूरत नहीं है। फ्लिप चार्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैनुअली तरीके से खुद से प्रेजेंटेशन देनी होती है यहाँ पे। टू इनेबल स्टूडेंट टू इलस्ट्रेट ग्रुप रिपोर्ट, इसमें क्या है, जो स्टूडेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो ग्रुप रिपोर्ट है स्टूडेंट्स की वो देखी जाती है। और टू प्रोवाइड ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स मेड बाय स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या है कि जो रिटन रिकॉर्ड पॉइंट है स्टूडेंट के, यानी कि जो स्टूडेंट ने जो पॉइंट प्रोवाइड किए हैं, जैसे मान के चलिए कि टीचर कोई अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पे दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो जो स्टूडेंट पॉइंट बताएंगे या स्टूडेंट वो जो पॉइंट है वो प्रोवाइड कराएंगे वो वहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो टिप्स फॉर यूजिंग फ्लिप चार्ट, अब देखिए फ्लिप चार्ट को यूज़ करने का तरीका देखिए। चेक द रूम एंड इक्विपमेंट बिफोर हैंड, यानी कि पहले आपको पहले रूम को चेक करना है और साथ में इक्विपमेंट, यानी कि जो फ्लिपकार्ट के जो इक्विपमेंट है जो इसमें काम में आते हैं, पहले आपको वो चेक करने पड़ेंगे। गेट योर ओन पैड ऑफ न्यूज़ प्रिंट, ठीक है। और साथ में राइट आउट इम्पोर्टेंट पेजेस इन एडवांस, आपको कुछ पेजेस एडवांस में लिख के रखने पड़ेंगे। डोंट पुट टू मच ऑन ए पेज, एक पेज पे ज़्यादा कुछ नहीं आपको लिखना। कैरी ए कलेक्शन ऑफ फेल्ट टिप पेन्स एंड चेक दैट दे हैव नॉट ड्राई आउट, आपको जो पेन इस्तेमाल करना है वो सही से चलने चाहिए, तो वो सूखने नहीं चाहिए। तो एडवांटेज क्या है, इनएक्सपेंसिव कैन बी मेड फ्रॉम बचर पेपर, देखिए जो ये इनएक्सपेंसिव है, यानी कि आप ये देखिए जो बाकी जो पेपर होते हैं उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। रीजनेबली पोर्टेबल, आप इसे पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, आसान है। कैन बी सेव, ठीक है, ये सेव कर सकते हैं। डिपेंडेबल, ये डिपेंडेबल होता है क्योंकि आपको इसके ऊपर पेन से लिखना होता है या आपको, ठीक है। इनकरेज स्पॉन्टेनिटी, रूम लाइट्स फेल्ट ऑन, सॉरी रूम लाइट्स लेफ्ट ऑन, जो रूम की लाइट्स भी होनी चाहिए इसमें, तभी आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखेगी फ्लिप चार्ट के ऊपर। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड राइटिंग स्पेस, यहाँ पे आपको जो राइटिंग स्पेस है वो लिमिटेड मिलेगी, आप इसमें ज़्यादा कुछ भर नहीं सकते। चेंजेस आर मैसी, इसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। इंस्ट्रक्टर बैक टू ऑडियंस, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है उसकी जो बैक है वो ऑडियंस को दिखाई देती है इसमें। लिमिटेशन ऑन साइज ऑफ रूम एंड ऑडियंस, देखिए इसमें जो लिमिटेशन है किसकी, रूम का साइज़ भी लिमिट होता है, ऑडियंस भी लिमिट होती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है, ये नहीं है कि 200-300 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट इसको पढ़ चले, तो थोड़े से स्टूडेंट होते हैं जिसको ये फ्लिप चार्ट के जरिए पढ़ाया जा सकता है, 15 से 20 स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर नेक्स्ट है, ओवरहेड प्रोजेक्टर और ट्रांसपेरेंसी, देखिए प्रॉपर यूज क्या है, प्रिपेयर कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसपेरेंसी अहेड ऑफ टाइम बाय हैंड, कंप्यूटर प्रिंटिंग, प्रिंटर और फोटोकॉपियर, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, देखिए इसमें जो टाइम है बाय हैंड या कंप्यूटर प्रिंटिंग वगैरह इसमें वो प्रिपेयर करनी होती है, यानी कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, इसमें जो प्रिंटर कंप्यूटर या प्रिंटिंग वगैरह ये काफ़ी इसमें इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी समय लगता है इसमें। अरेंज इन ऑर्डर यूज समथिंग टू
कीप इन ऑर्डर, नंबर देम। देखिए इसमें पहले अरेंज करना होता है इनको, नंबर सीरीज नंबर वाइज लगाना होता है इनको, ऑर्डर वाइज। कवर अनवांटेड पोर्शन अंटिल रेडी फॉर ऑडियंस टू सी। जो अनवांटेड पोर्शन इसको कवर करना होता है इसमें। लीव ऑन लॉन्ग इनफ फॉर ऑडियंस टू रीड टेक नोट्स। देखिए इसमें क्या है, जो ऑडियंस है इसमें उसको रीड करना पड़ता है, टेक इसमें इसको ऑडियंस को जो या स्टूडेंट उनको नोट्स बनाने पड़ते हैं इसको देख के। तो हाईलाइट पॉइंट आउट की कंसेप्ट, इसमें क्या जो पॉइंट है, जो हाईलाइट जो पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको हाईलाइट किया जाता है। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फोकस प्रोजेक्टर के ऊपर फोकस होता है इसमें। मेक श्योर फॉन्ट साइज इज लार्ज इनफ टू बी रीडेबल। इसमें जो साइज़ जो है फॉन्ट का, यानी कि जो पढ़ने वाला जो मैटर है वो दिखाई देना चाहिए, वो इतना उसका साइज़ होना चाहिए कि उसको आसानी से पढ़ा जा सके। यूज़ नॉन परमानेंट पेन्स फॉर स्पॉन्टेनियस एडिशन। इसमें जो नॉन परमानेंट पेन है, यानी कि जो वो ऐसे पेन का इस्तेमाल करें जो आसानी से जिसे रब किया जा सके, जिसे मिटाया जा सके। हाईलाइट परमानेंट पार्ट्स विद डिफरेंट कलर। अब देखिए कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको हाईलाइट जो है परमानेंट पार्ट, यानी कि आपको डिफरेंट कलर के इसमें जो परमानेंट पार्ट है वो यूज़ करने होते हैं। यानी कि आप देखिए कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ में डिफरेंस दिखाना है तो आपको उसके जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करने पड़ेंगे, पर डिफरेंट कलर में। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंट कलर में आप किसी को, जैसे आप ये देखिए कि आपने ये बताना है कि इस साल में इतनी वृद्धि यहाँ पे हुई, इतनी वृद्धि यहाँ पे, इतनी परसेंट यहाँ पे बढ़ी, तो आपको वो अलग अलग कलर में दिखाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा मेल और फीमेल में फ़र्क बता रहे हैं तो आपको वो अलग अलग कलर में बताना पड़ेगा इसमें। क्रिएट ऑन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट होती है, कंप्यूटर में बनाई जाती है। यूज़ क्लिप आर्ट और अदर ग्राफिक, इसमें क्लिप आर्ट और अदर ग्राफिक को यूज़ किया जाता है। रन थ्रो कॉपी मशीन टू पुट ऑन ट्रांसपेरेंसी, मेक श्योर यूजिंग राइट मशीन एंड ब्लैंक ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कॉपी मशीन के द्वारा चलती है। सेट मशीन एट राइट लेंथ अवे फ्रॉम स्क्रीन, जो मशीन है, ठीक है, जो मशीन है उसको सेट करना पड़ता है एक सही लेंथ के ऊपर, कि ताकि अच्छे से आप देखिए कि जैसे प्रोजेक्टर से किसी को कुछ प्रेजेंटेशन देनी होती है तो ऐसा फोकस होना चाहिए कि जो उसकी पूरी पिक्चर है, जो पूरी फ़ोटो है, जो पिक्चर है वो दिखाई देनी चाहिए। तो इसको उतनी लेंथ पे इसको दिखाना चाहिए, मतलब सेट करना चाहिए। यानी कि जहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन जहाँ पे लगाई हुई है उसके हिसाब से प्रोजेक्टर को ऐसे लगाना चाहिए कि ताकि उसकी जो हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो क्लियर दिखाई दे। डो नॉट यूज़ ए फुल टाइप रिटन पेज, ओनली बुलेट्स और आउटलाइन टाइप। इसमें फुल टाइप रिटन पेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें बुलेट्स और आउटलाइन टाइप होना चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही होना चाहिए, इसमें पैराग्राफ वाला नहीं होना चाहिए। ड्रॉ एज यू गो फॉर बेस्ट इफेक्ट, इसमें जो आप बेस्ट इफेक्ट देना चाहते हैं इसमें वो बनना चाहिए। टर्न ऑफ इफ़ नॉट यूजिंग फैन लाइट एक्सेट्रा डिस्ट्रैक्टिंग, अगर आप इसमें अगर पंखे का लाइट का इस्तेमाल नहीं होता तो उसे बंद कर देना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रोजेक्टर के ऊपर अगर हम कोई चीज़ प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लाइट्स वगैरह बंद करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप देखिए कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो वहाँ पे अंधेरा होता है हॉल में, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाई जाती है। तो ऐसा ही होता है कि अगर हमें प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए या पेश करनी चाहिए तो लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, जिससे क्या है स्टूडेंट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, देखिए अटेंशन गेटिंग, स्टूडेंट की इसमें अटेंशन बहुत ज़्यादा होती है। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ईजी टू प्रिपेयर, इसे प्रिपेयर करना आसान है। इंस्ट्रक्टर कैन फेस ऑडियंस, जो इंस्ट्रक्टर है वो ऑडियंस को फेस करता है, यानी कि इसमें जो इंस्ट्रक्टर की बैक दिखाई नहीं देती, उसका फेस दिखाई देता है ऑडियंस को। परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, ये परमानेंट भी है नॉन परमानेंट भी है। रीजनेबली पोर्टेबल, आप इसे कहीं भी पोर्ट कर सकते हो, यानी कि आप कहीं भी इसको लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कहीं एक जगह फिक्स कर दो, आप इसे जहाँ पे मर्जी लगा सकते हो। कैन समटाइम लीव रूम लाइट्स ऑन, देखिए कई कई बार से रूम की लाइट में भी दिखाया जाता है, वैसे तो लाइट्स बंद होती है, तो कई बार क्या है ऐसे रूम की लाइट में भी
दिखाया जा सकता है। फेयरली रिलायबल मशीनरी, तो ये एक जो मशीनरी है वो इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। कैन राइट ऑन वाइल टेकिंग, अगर वाइल टॉकिंग, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो प्रोजेक्टर पे तो आपको बोलने के साथ साथ उसको लिखना भी, यानी कि पॉइंट को उसको मेंशन भी करना होता है, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख भी देना चाहिए साथ में, कि ताकि ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ सके। अलाउस यू टू प्रिपेयर ऑल योर स्लाइड्स इन एडवांस, आपको जो अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपको अपनी जो स्लाइड्स है वो आपको एडवांस में बनानी चाहिए। पर्टिकुलरली सूटेड फॉर कम्प्लेक्स डायग्राम चार्ट्स एंड इलस्ट्रेशन, इसमें क्या है, अगर आप डायग्राम चार्ट वगैरह कुछ दिखा रहे हो तो इसमें वो आसानी से दिखाई जा सकती है। अगर आपको कोई चीज़ समझानी है डायग्राम से, चार्ट से, तो आप इसमें अच्छे से दिखा सकते हैं प्रोजेक्टर में। कैन बिल्ड अप इंफॉर्मेशन पॉइंट बाय पॉइंट थ्रू द यूज़ ऑफ ओवरले, इसमें जो पॉइंट्स, जो पॉइंट टू पॉइंट है, जो इन्फॉर्मेशन इसमें आसानी से बताई जा सकती है। डोंट हैव टू यू टर्न बैक टू द ऑन द ऑडियंस, इसमें क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर है उसका फेस दिखाई देता है ऑडियंस को, इसमें बैक नहीं दिखानी चाहिए, जो अपनी पीठ या बैक नहीं ऑडियंस की तरफ करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो की जाती है ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय, तो प्रोजेक्टर पर लिखेंगे, प्रोजेक्टर पर हम प्रेजेंटेशन देंगे तो ऑडियंस को फेस दिखाना होता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स इक्विपमेंट, इसके लिए इक्विपमेंट जरूरी है, आपको स्क्रीन चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको प्रोजेक्टर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मस्ट नो हाउ टू यूज़ इक्विपमेंट एंड ट्रबल शूट, आपको अच्छे तरीके से इसका यूज़ इसका यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे ट्रबल शूट हो, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्टर पर कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपको वो अच्छे से पेश करने आनी चाहिए। लिमिटेशन ऑन रूम एंड ऑडियंस साइज़, इसमें क्या है कि ऑडियंस का साइज़ और रूम की लिमिटेशन वो होती है। कैन बी ब्लेंडिंग टू इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये इंस्ट्रक्टर क्या है, ब्लेंडिंग, यानी कि इसमें क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो ऑडियंस से, आप ये देखिए कि जो कनेक्ट तो करेगा पर उसे साथ साथ बार बार जो प्रेजेंटेशन दे रहा है इसको बार बार देखना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा उसको बार बार। ठीक है, कैन बी नॉइसी, ये नॉइसी भी हो सकती है, शोर वाली। कैन ड्रॉप ग्रुप ऑफ ट्रांसपेरेंसी आउट ऑफ ऑर्डर, ए ब्लोन बल्ब और पावर फेलियर कैन स्पॉइल आर योर हार्ड वर्क, अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी सही से काम ना कर रही हो, अगर जो इसके जो बल्ब है जो इसके ऊपर जो स्क्रीन पे दिखाता है, अगर वो सही से काम ना करे तो आपका जितना भी हार्डवर्क है वो ख़राब हो सकता है। इमेज क्वालिटी कैन आल्सो बी प्रॉब्लम, इमेज क्वालिटी, अगर आपकी जो, मान के चलिए अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं प्रोजेक्टर के ऊपर, अगर उसकी दूरी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई तो जो पिक्चर उसके पिक्सल फट जाते हैं, कई बार इमेज क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। कैन बी डिसओरिएंटिंग टू मैनिपुलेट ट्रांसपेरेंसी ऑन प्रोजेक्टर प्लेट, जो प्रोजेक्टर प्लेट है वो से वो भी ख़राब कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि होता क्या है कि आप देखिए कि कोई भी चीज़ है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो आजकल चलती है, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो तो 90% केसेस में है कि वो पावर पॉइंट जो है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। प्रॉपर यूज़ क्या है, मेक सर्टेन दैट प्रोजेक्टर इज़ फोकस्ड, इसमें ये देखा जाता है कि जो मेन प्रोजेक्ट है इसमें जो देखा जाता है कि जो हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर पूरा फोकस करना होता है जो हमारा प्रोजेक्ट है। लीव वर्ड स्लाइड्स ऑन लॉन्गर दैन एक्शन स्लाइड्स, इसमें जो वर्ड स्लाइड्स है वो लॉन्गर होनी चाहिए एक्शन स्लाइड से, यानी कि जो हमें लिखे हुए शब्द हैं वो थोड़े से उसकी स्लाइड से जो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए एक्शन स्लाइड से। यूज टू रीइंफोर्स एंड हाईलाइट, इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए किसका, हाईलाइट का, यानी कि आप हर एक चीज़ को हाईलाइट करके इसमें दिखा सकते हैं। नो हाउ टू चेंज बल्ब ट्रबल शूट, इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या है कि आपको इसका जो ट्रबल शूट है या जो कुछ भी है आपको वो चेंज करना इसमें आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी दिक्कत आया इसमें आपको इसमें आनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये आखिरी का जो पॉइंट है, नो हाउ टू चेंज बल्ब्स, ये इसका पॉइंट नहीं है, ये इसका पॉइंट ही है। तो आप इसको पॉइंट को हटा देना ऐसे ही, इसके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मेक सर्टेन, लीव वर्ड्स और यूज टू इन्फॉर्म। ठीक है, ये नो हाउ टू चेंज बल्ब्स वाली ये इसकी लाइन नहीं है, ये ऊपर वाले पॉइंट की लाइन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए, यूज़ कलर बैकग्राउंड डार्कर फ्रॉम कंप्यूटर जनरेटर लाइट्स, लाइट कैन बी ब्राइटेड इन रूम। देखिए इसमें क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, पर वो डार्क होना चाहिए वो, ठीक है, ताकि आपकी स्लाइड से जो है वो अच्छे से दिख के सामने सही से आए। यानी कि बैकग्राउंड आपकी डार्क होनी चाहिए, तो आपका मैटर जो है वो अच्छे से उसके ऊपर वो होना चाहिए। कीप स्लाइड्स सिंपल, शुड ओनली टेक ए मोमेंट टू फिगर आउट व्हाट स्लाइड इज अबाउट। यानी कि स्लाइड जो सिंपल होनी चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें जो स्लाइड्स है वो सिंपल होनी चाहिए। आप जो स्लाइड्स में कह रहे हो वही इसमें मेंशन होना चाहिए। यूज़ ग्राफिक एंड इमेज व्हेन अप्रोप्रिएट। अगर आपको लगता है कि इसमें ग्राफिक्स और इमेज वो होनी चाहिए, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। नो नो मोर देन 7 to 10 वर्ड्स टू ए लाइन एंड 7 लाइन्स टू ए स्लाइड्स। इसमें 7 से लेकर 10 वर्ड से ज़्यादा, यानी कि जो आप अगर पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो, एक लाइन में 7 से लेकर 10 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और 7 लाइन्स की एक स्लाइड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। यूज़ शॉर्ट सेंटेंस एंड बुलेट लिस्ट नॉट कंप्लीट सेंटेंस। इसमें क्या है कि शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल इसमें किया जाना चाहिए। यूज़ फुल स्क्रीन, जो आप इसमें फुल स्क्रीन का इस्तेमाल करें, यानी कि जो आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो आप फुल स्क्रीन को उसमें करना चाहिए। यूज़ कलर बैकग्राउंड डार्कर फ्रॉम कंप्यूटर जनरेटर स्लाइड्स। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो पावर पॉइंट में, तो आपको जो है बैकग्राउंड जो है कलर होना चाहिए। कीप स्लाइड सिंपल, स्लाइड सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। यूज़ ग्राफिक एंड इमेज व्हेन अप्रोप्रिएट, ठीक है। आप तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक स्लाइड पे 7, यानी कि जो एक लाइन है उसमें 7 से 10 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं रखने हैं, तो ना ही 7 लाइन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, मेक श्योर द स्क्रीन एंड द इमेजेस आर लार्ज इनफ फॉर ऑल टू सी। यानी कि जो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि सभी उसको देख पाए। सिट इन द वर्स्ट सीट इन द रूम एंड मेक श्योर यू कैन सी द स्लाइड। आप देखिए कि आप जो जो रूम है वहाँ की सबसे बेकार सीट पर भी बैठिए, यानी कि जो सबसे वर्स्ट सीट है आप वहाँ पे बैठिए, तब आप देखिए कि आपको क्या स्लाइड दिखाई दे रही है। यानी कि आपको हर एंगल से जो है स्लाइड दिखाई देनी चाहिए। हैव बैकअप नोट्स इन केस द स्लाइड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर क्विट। अगर जो आप प्रोजेक्टर के ऊपर स्लाइड्स दिखा रहे हो, क्या अगर वो कंप्यूटर वहाँ पे चलना बंद हो जाए, या स्लाइड जो प्रोजेक्टर चलना बंद हो जाए, क्या आपके पास बैकअप है? आपको उसका बैकअप होना चाहिए। यानी कि जो आप प्रोजेक्टर पे या कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हो, अगर वो चले ना, कंप्यूटर चले ना, स्लाइड प्रोजेक्टर चले ना, तो आपके पास वो बैकअप होना चाहिए कि आप वो उसके बिना भी करवा पाओ, कि ताकि जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो बीच में रहे ना। वन आइडिया पर स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड पर एक ही आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो क्लियर समझ में आएगा। चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर ग्रेट। अगर चार्ट है, जो ग्राफ्स है, अगर वो दिखाए जा रहे हैं तो इनके लिए सबसे बढ़िया है। नो मोर देन 3 कलर पर स्लाइड्स। एक स्लाइड पर 3 से ज़्यादा कलर नहीं होने चाहिए। एडवांटेज क्या है? गुड फॉर लार्ज रूम्स एंड ऑडियंस। ये जो बड़े बड़े रूम्स हैं और बड़ी ज़्यादा ऑडियंस है उनके लिए ज़रूरी, उनके लिए बहुत अच्छी है, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है। कैन बी एक्शन ओरिएंटेड और वर्ड ओरिएंटेड। ये एक्शन ओरिएंटेड भी है और वर्ड्स ओरिएंटेड भी है। जैसे इसमें यानी कि ये चीज़ें यहाँ पे जो वर्ड्स है वो जब वो बच्चे पढ़ते तो उनको बहुत जल्दी से समझ में आएंगे। अलाउस फॉर रेफरेंस बैक टू प्रीवियस स्लाइड। यानी कि आप इसमें जो जैसे कि आपने जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप इसमें प्रीवियस स्लाइड का भी रेफरेंस इसमें दे सकते हो। यानी कि जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो इसमें जो प्रीवियस स्लाइड है वो इसके रेफरेंस में रहेंगी, यानी कि आप उसी रेफरेंस को लेके अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ाओगे। अब डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, ठीक है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कैन बी डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस ईजियर विद कंप्यूटर ग्राफिक। देखिए कंप्यूटर का जो ग्राफिक्स है, तो
इसमें भी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, यानी कि इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर आपका बढ़िया सा होना चाहिए, उसमें ग्राफिक जो है वो इसमें इस्तेमाल करने की कंप्यूटर में वो जो है पावर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है कंप्यूटर की ग्राफिक्स में, या कंप्यूटर में एरर आ सकता है अगर अगर आप इसके ऊपर जो है कोई अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो। रूम मस्ट बी डार्क समवट, आपको कमरे में जो रूम है वो जो मस्ट बी वो डार्क, वो थोड़ा सा अंधेरा होना चाहिए। ठीक है, इक्विपमेंट एंड नॉलेज ऑफ दैट इक्विपमेंट, जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसमें क्या है, इसमें जो है वो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको कैसे इस्तेमाल करनी है। रिलेटिवली पोर्टेबल देखिए पोर्टेबल तो ये है, पर कभी कभार चीज़ें जहाँ पे फिक्स कर दी जाती हैं या इनको थोड़ा सा इधर उधर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि आप आसानी से पोर्ट नहीं कर पाओगे इसको। तो ऑर्डर ईजिली अरेंज, तो इसके जो आप इसको ईजिली अरेंज कर सकते हो। कैन बी वेरी क्रिएटिव, ये अच्छे से क्रिएट भी हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट है डाटा प्रोजेक्टर एंड स्मार्ट बोर्ड। अभी अपने ऊपर पढ़ा था प्रोजेक्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर का, उसमें जो प्रोजेक्टर के बारे में था। अभी हम पढ़ेंगे स्मार्ट बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्मार्ट बोर्ड्स आर रैपिडली बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम अराउंड द वर्ल्ड एंड आर एसेंशियली enhance whiteboards that are used in the conjunction with projector and laptops। अब देखिए कि आजकल स्मार्ट बोर्ड का हर तकरीबन हर क्लास में इस्तेमाल हो रहा है। तकरीबन वर्ल्ड की जितनी क्लासेस ले लो वहाँ पे तकरीबन स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखिए कि जो अगर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन देनी है लैपटॉप के ज़रिए या प्रोजेक्टर के ज़रिए, यानी कि अगर हम स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि अगर हमें प्रोजेक्टर या लैपटॉप के ज़रिए कोई चीज़ बच्चों को पढ़ानी है तो हम स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या है कि जो वाइट बोर्ड होता है उसको एज ए स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लैपटॉप और प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलती है, जो लाइट निकलती है वो कहाँ पे पड़ती है, वाइट बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर स्क्रीन बनी होती है, तो जिससे बच्चों को आसानी से प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। तो नेक्स्ट, दिस अलाउज टू असेस टू वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड मल्टीमीडिया कंटेंट ऑन द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, यानी कि एक क्लास के सामने अगर हम स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए कोई प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी वैरायटी बहुत व्यापक स्तर की, यानी कि जो वाइड वैरायटी है जो है वो हम दिखा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो मल्टीमीडिया कंटेंट है, जो हमने कंटेंट बनाया है किसी प्रोजेक्ट के जरिए प्रोजेक्ट को लेकर, तो हम पूरी क्लास के सामने इसको आसानी से रख सकते हैं। तो द टीचर और स्टूडेंट इज़ एबल टू टच द सरफेस ऑफ द बोर्ड टू कंट्रोल एप्लीकेशन, राइट नोट्स एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि जो टीचर या स्टूडेंट है वो, आप देखिए कि जो सरफेस ऑफ द बोर्ड टू कंट्रोल एप्लीकेशन, इसमें क्या है कि जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो टीचर या स्टूडेंट है अगर उसे कोई चीज़ लिखनी है या किसी को कुछ करना है तो वो इसके जो सरफेस है बोर्ड है उसको वो टच कर सकते हैं। यानी कि ये मान के चले कि कोई प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, वो वहाँ पे वो पिक्चर को चल रही है, आप उसको मार्कर से उस पिक्चर को क्या है वो सर्कल कर सकते हो या उसके ऊपर कुछ लिख सकते हो, ऐसे कुछ लिख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, यानी कि बोर्ड के ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बोर्ड पे दिखाई देगा, आप मार्कर से कुछ वहाँ पे लिख सकते हो अपने तरीके से। एडवांटेज क्या है, गुड फॉर लार्ज रूम्स एंड ऑडियंस, देखिए लार्ज रूम्स एंड ऑडियंस के लिए बढ़िया, जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है या बड़ा रूम है उसके लिए बढ़िया ये। कैन बी स्टूडेंट ओरिएंटेड, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। अलाउस फॉर रेफरेंस बैक इन्फॉर्म, कैन बी सेव फॉर लेटर, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सेव कर सकते हो बाद में बाकी को भी पढ़ाने के लिए। यानी कि आप, ये नहीं है कि आपने एक बार ये प्रेजेंटेशन बना ली तो आप एक ही बार में करवा पाओगे, आप चाहो तो इसको बार बार अगली क्लास के लिए भी करवा सकते हो। लाइट्स कैन बी ऑन, इसके लिए लाइट्स ऑन भी रख सकते हैं। लोड्स ऑफ वेबसाइट विद फ्री रिसोर्सेज, बहुत सारी वेबसाइट इसके फ्री रिसोर्सेज के स्रोत हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है। मैनी स्टूडेंट टीचर डज नॉट एक्सेस टू दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कोई स्टूडेंट या टीचर बहुत कम मात्रा में या कुछ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। रिक्वायर्स इक्विपमेंट एंड नॉलेज दैट इक्विपमेंट, देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसी है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए तभी ये चीज़ चलेगी। नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं है, एक जगह रखे हो सकती है ये, इसको आप एक जगह दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। कैन बी वेरी क्रिएटिव, देखिए ये है बहुत क्रिएटिव। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है ऑडियो टेप्स सीडीज। देखिए व्हेन टू यूज़, आप ऑडियो टेप्स और सीडी का कब इस्तेमाल करोगे। देखिए पर्टिकुलरली सूटेड फॉर लैंग्वेज लर्निंग, मीडिया स्टडीज़, इंग्लिश लिटरेचर एक्सेट्रा। ऑडियो टेप्स और सीडीज़ कहाँ से इस्तेमाल होती है कि जब आप कोई लैंग्वेज को सीख रहे हो, ठीक है, कोई इंग्लिश लिटरेचर या कुछ भी ऐसी चीज़ सीख रहे हो तो आपके लिए ऑडियो टेप काफ़ी काम आएंगी। वैल्यूएबल वैन रेफरिंग टू रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर आप कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स देख रहे हो तो अगर आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स कोई देखना है, जैसे एग्जांपल दिए यहाँ पे इन्होंने मार्टिन लूथर किंग्स का आई हैव ए ड्रीम स्पीच, ठीक है, यानी कि अगर आपको ये हिस्टोरिकल इवेंट्स देखना है तो उसके लिए आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसको जब मर्जी चला सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक कैन आल्सो बी प्लेड बिफोर क्लास स्टार्ट एंड ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटी। देखिए अगर आप ऑडियो टेप्स कोई इस्तेमाल कर सकते हो, इनकी जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है आप इसको प्ले कर सकते हो, यानी कि अगर आपने कोई भी ग्रुप को एक्टिविटी देनी है तो क्लास में इसको प्ले करने से पहले आप इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो। एड से डायमेंशन नॉट अवेलिंग थ्रो ऑडियो अलोन हेल्प्स स्टूडेंट टू विजुलाइज। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको चीज़ सुनाई देगी, यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो एसेंशियल व्हेन इलस्ट्रेटिंग थिंग्स दैट द इम्प्रैक्टिकल टू डू इन रियल लाइफ। इसमें क्या है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है आप उससे जो ये इम्प्रैक्टिकल है, आप देखिए कि जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हो, ठीक है, आपको ये उससे रिलेट होंगी। जैसे कि आप देखिए कि आप जैसे किसी से कोई बात कर रहे हो, वो आप, ठीक है, आप किसी से बातें करते हो तो वही बात है कि आप ऑडियो टेप के ज़रिए या सीडी के ज़रिए जो है आप उस चीज़ को समझ पाओगे। जैसे हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे में कम्युनिकेशन करने के लिए, वही अगर हम ऑडियो टेप्स को सुन लें तो हमें चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। पर्टिकुलरली सुइटेड फॉर लैंग्वेज लर्निंग, मीडिया स्टेटस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। ये लैंग्वेज लर्निंग, मीडिया स्टेटस और इंजीनियरिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। वैल्यूएबल व्हेन रेफरिंग टू रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है उसको जो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, तो ये काफ़ी इसके लिए हेल्पफुल होती हैं। टिप्स क्या है, देखिए चेक द रूम एंड इक्विपमेंट बिफोर हैंड। जो रूम और इक्विपमेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा कि जहाँ पे हम रिकॉर्ड करें वो सही है कि नहीं। कैन इट बी हेयर्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द रूम, क्या इसे जो कमरा है इसके बाहर भी सुना जा सकता है। फाइंड द राइट स्पॉट ऑन द टेप सी डी एंड क्यू इट अप इन एडवांस, यानी कि आप जो टेप है, सी डी है, जो कुछ भी है वो सही होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो डोंट प्ले मोर देन ए फ्यू मिनट्स ऑफ ऑडियो एट वन टाइम, यानी कि एक समय में कुछ मिनट से ज़्यादा आप ज़्यादा ऑडियो टेप का इस्तेमाल मत कीजिए। यानी कि अगर आप एक ऑडियो टेप का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको उसी रूम में ज़्यादा ऑडियो टेप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की आपको आवाज़ समझ में नहीं आएगी। तो ब्रेकअप लॉन्गर क्लिप्स इनटू सेगमेंट, जो लॉन्गर क्लिप है आप उसको सेगमेंट में रखिए, एक साथ ना रखिए। इंटरस्प्रेड विद डिस्कशन और अदर एक्टिविटी, इसमें क्या है कि जो डिस्कशन है, जो सेगमेंट्स है, जो डिस्कशन है, जो लॉन्गर क्लिप है, जो अदर एक्टिविटी है, आप उसको थोड़े थोड़े भागों में विभाजित कीजिए, ठीक है, सेगमेंट में बांटिए, इकट्ठा मत चलाइए। सेम एज़ फॉर सीडीज एंड ऑडियो टेप, ये सीड ऑडियो टेप और सीडीज़ के लिए कर सकते हैं। चेक इक्विपमेंट बिफोर हैंड, आपको इक्विपमेंट चेक करने पड़ेंगे अपने जो जो आप चीज़ें रिकॉर्ड करोगे या कुछ काम करने से पहले आपको चीज़ों को चेक करना चाहिए पहले, ठीक है, क्या वो सही वर्किंग से काम ऑर्डर में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो पता चले कि जैसे आपने कोई चीज़ चला रहे हो, उसकी बैटरी लो हो, आप उसको चीज़ को रिकॉर्ड कर लो पर बाद में रिकॉर्ड हो ही ना, है ना। आपको चीज़ चलाने से पहले क्या है उसको चेक करना चाहिए कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं। कैन इमेज बी सीन फ्रॉम द बैक ऑफ द रूम, क्या जो इमेज दिखाई इसमें ये बताया गया कि कैन इमेज बी सीन फ्रॉम द बैक ऑफ द रूम, क्या आपको जो आप वो चीज़ सुन रहे हो या कुछ कोई जो इमेज आपकी बन रही है क्या रूम के पीछे से भी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कमरे के बाहर क्या आपको वैसी ही चीज़ सुनाई दे रही है जो आपको कमरे के अंदर सुनाई दे रही है, यानी कि जो आप एक कमरे में बैठ के सुन रहे हो, है ना, तो क्या आपको कमरे के बाहर भी वैसी चीज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, यानी कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। क्यू द टेप इन एडवांस, ठीक है, जो टेप है वो एडवांस लेवल की होनी चाहिए। ब्रेक व्यूइंग इन शॉर्ट सेगमेंट इंटरस्प्रेड एंड डिस्कशन ऑन एक्टिविटी, बस यही है कि सेगमेंट शॉर्ट सेगमेंट में इसको बनाइए। तो फ्रेंड्स लास्ट है हमारा पॉडकास्ट। देखिए पॉडकास्ट होता है क्या, आप सबसे पहले देखिए, ए सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल यूजली डिजिटल ऑडियो और वीडियो दैट इज मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड वाया वेब।
यानी कि पॉडकास्ट क्या है कि जो चीज़ें, जो फाइल्स हैं, जो डिजिटल है, जो ऑडियो, जो वीडियो है, वो आप इंटरनेट से, यानी कि जो किसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उस सीरीज़ को हम कहते हैं पॉडकास्ट। पॉसिबिलिटी क्या है, लेसन कुड बी डाउनलोडेड ऑन आईपॉड, आईफोन, MP3 प्लेयर। इसमें जो लेसन जो डाउनलोड हो सकते हैं वो आईपॉड, आईफोन या MP3 में पॉसिबिलिटी है, उसमें रिकॉर्ड होंगे पॉडकास्ट के जरिए। यानी कि आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, वो पॉसिबिलिटी है कि इनमें डाउनलोड होंगे। एडवांटेज क्या है, फॉर दो स्टूडेंट हु आर वेरी टेक सेवी, यानी कि उनके लिए जो है, जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो किताबों का कम इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ोन का जैसे वेबसाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसको कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि पॉडकास्ट सॉफ्टवेयर विल बी नीडेड इट विच इज़ एक्सपेंसिव, आल्सो ट्रेनिंग माइट बी नीडेड टू यूज़ द प्रोग्राम। अब डिसएडवांटेज क्या है कि पॉडकास्ट का हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसका वही इस्तेमाल, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, इसको वही इस्तेमाल करेगा जो इसको अफोर्ड कर सकता है, और साथ में इसको चलाने के पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसमें और सारी, तो ये फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की टीचिंग एड एग्जाम्पल। तो और भी बहुत सारी टीचिंग एड एग्जाम्पल है, तो मैंने आपको वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीचिंग एड एग्जाम्पल आपने पहले भी कई वीडियो में देखा होगा, तो आपको बस उसमें से जो आपको मैंने ये पॉइंट बताए हैं, चौक बोर्ड, वाइट बोर्ड वगैरह कुछ भी है, आपको इसका सिर्फ ओवरव्यू दिया होगा कि ये क्या क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। आपको कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें थोड़ी सी, देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, टुडेस इन द 21st सेंचुरी अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, दैट इज़ वाई it is vital for educators to use methods or techniques in teaching that will enable learners to use their knowledge efficiently to solve problem in their daily lives। देखिए, आज की क्या है कि आज जो 21वीं जो शताब्दी है, जो 21st सेंचुरी है, उसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो आजकल का जो जो आज की जो शताब्दी है, 21वीं जो सदी है, वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए, जो आजकल का जो ज़माना है, उसमें जो एजुकेटर है वो ऐसी जो मेथड्स और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आप देखिए कि जो हमारा सिलेबस है वो पहले से काफ़ी चेंज है। कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप स्कूल लेवल ले लो, चाहे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल ले लो, पहले की पढ़ाई और थी। आज की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो चुकी है। वो क्यों है? क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है डेली लाइफ्स में, ठीक है, उसमें आजकल चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो हम आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसमें संभव है? ये आज की जो 21वीं सदी है, वहाँ पे एजुकेटर जो है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि आज से 30-40 साल पहले, ठीक है, 20 साल पहले देखिए कि इतना जो है वो आप ये देखिए कि आज से 20-30 साल पहले लगा के चलिए कि जो आप पहले हार्डवर्क बहुत होता था। पहले बच्चों को एक टॉपिक पढ़ने के लिए अलग अलग किताबों को पढ़ना पड़ता था। आजकल क्या है कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो आप सिंपल सा गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। आजकल कौन सा ज़माना है? आजकल स्मार्ट वर्क का ज़माना है, पहले था हार्ड वर्क का ज़माना। तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, इसलिए द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यानी कि ICT हैज़ चैलेंज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड चेंज द एजुकेशनल लैंडस्केप ग्लोबली। देखिए, विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो ICT है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसने ट्रेडिशनल मेथड को काफ़ी चेंज करके रख दिया। यानी कि जो हमारी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं पहले के अकॉर्डिंग। द टीचिंग मेथड इज़ नाउ डिवाइडेड इंटू 2 डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग ऑन एजुकेशन। देखिए, आजकल जो अब टीचिंग मेथड है वो अब 2 डिफरेंट वे से या दो अलग अलग तरीक़ों से देखा जाता है। पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है ICT मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, पहले एक ही मेथड था ट्रेडिशनल। जब से ICT में यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में तो जो नई क्रांति आई है एजुकेशन में, अब ये 2 प्रकार का हो चुका है। एक तो है ट्रेडिशनल, एक है ICT मेथड, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेडिशनल में कि पहले कौन से मेथड थे टीचिंग के, तो आजकल के कौन से हैं ICT में, वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
Most of the teachers and experts have explored new method of teaching and believe that modern methods or the ICT method is better than the traditional method of teaching. देखिए, ज़्यादातर टीचर और एक्सपर्ट मानते हैं कि जो आजकल का जो ICT बेस्ड मेथड है वो सबसे अच्छा है पुराने से, क्योंकि पहले का जो ज़माना था, मैंने जैसे आपको पहले अभी बताया कि पहले हार्ड वर्क होता था, आजकल स्मार्ट वर्क हो रहा है, तो ये थोड़ा सा समय की बचत भी है। तो हम इसमें डीमेरिट्स और मेरिट भी देखेंगे दोनों के, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो के एंड में आपसे मैं पूछूंगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, कि आपको ICT बेस अच्छा लगा है या आपको ट्रेडिशनल मेथड अच्छा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन से हैं? एक तो है ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस। तो पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड सपोर्ट सिस्टम की, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन आल्सो नोन एज बैक टू बेसिक रेफर्स टू लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कस्टम दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज्ड इन स्कूल। देखिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है? बैक टू बेसिक्स, ठीक है। यानी कि बैक टू बेसिक का मतलब क्या है कि आप पहले समय में जाके देखिए बेसिक से कैसे पढ़ाया जाता है वहाँ पे, जब एजुकेशन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, आप देखें कि स्कूलों में जैसे पढ़ाया जाता था पहले, ठीक है। लॉन्ग एस्टेब्लिश कस्टम दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज्ड इन स्कूल, यानी कि जो स्कूल में पहले कैसे शुरुआत हुई थी पढ़ाने के लिए, हम उस ट्रेडिशन की बात करेंगे, परंपरागत तरीके की। आप ये देखिए कि जब इंडिया में एजुकेशन प्रणाली, जो एजुकेशन सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, द बैक टू बेसिक ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड आल्सो नोन एज चॉक एंड टॉक मेथड। देखिए, होता क्या था कि स्कूल में चॉक एंड टॉक मेथड, यानी कि आप देखिए कि जब आप पढ़ते, आज से 30-40 साल पहले देखिए, टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता था चॉक से और साथ में बच्चों को समझाता था। यानी कि जो टीचर ने पढ़ाना होता था पहले वो ब्लैक बोर्ड पे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता था, साथ में पढ़ाता था, ठीक है फ्रेंड्स। वो था ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड, ठीक है। द ओल्ड फैशन मेथड वे ऑफ टीचिंग वाज ऑल अबाउट द रेसिटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक। इसमें क्या है? देखिए, ये ओल्ड फैशन वे ऑफ टीचिंग है, यानी इसमें जो है टीचिंग बहुत परंपरागत तरीके से, पुराने तरीके से कराई जाती है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों को याद करवाया जाता था। यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चों को, ये ओल्ड फैशन मेथड है, पहली बात तो है, इसमें बच्चों को याद करवाया जाता है चीज़ों को। इसमें टेक्निक्स बताई जाती है कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो उसको याद कैसे रखना है। द ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द टीचर एज ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। देखिए, जो ट्रेडिशनल रोल है टीचिंग का, वो टीचर के ऊपर फोकस करता था कि वो बच्चों को लर्निंग एक्टिविटी कैसे करा रहा है। यानी कि जो ट्रेडिशनल जो मेथड है वो क्या भूमिका निभाता था, वो ये दिखता था कि जो टीचर है वो बच्चों को किस हिसाब से करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। द टीचर कैरीज टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग इन द क्लासरूम टू मेक श्योर एवरीथिंग दैट दे आर टीचिंग इज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट। देखिए, इसके ऊपर क्या होता है, टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। आप देखिए कि जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें टीचर के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टीचिंग की क्लासरूम के अंदर, कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है क्या बच्चों को वो समझ में आया कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि एक क्लासरूम के अंदर जब टीचर बच्चों को पढ़ाता था तो उसकी जिम्मेदारी होती थी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उसके द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को समझ आया कि नहीं, ठीक है। टीचर इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल क्लास वेयर द टीचर टीच यूजिंग ब्लैक बोर्ड, explain concept, ask student to copy and makes sure that students are paying attention। देखिए, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि वो जब वो क्लास में पढ़ा रहा है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, ठीक है, या बच्चों को, देखिए इसमें क्या है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, कंसेप्ट को समझा रहा है या बच्चों को लिखने के लिए कह रहा है, तो वो क्लास को कंट्रोल में रखे कि ताकि बच्चे उसके ऊपर अटेंशन दे पाए, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि बच्चों का अटेंशन पाने के लिए कि ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, तो टीचर को क्लास को कंट्रोल करना होता था। पहली बात तो है कि ट्रेडिशनल मेथड है, जो टीचर है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि जो उसने कराया है बच्चों को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, क्या बच्चे ध्यान दे रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एवरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द टॉपिक इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट मेक इंपॉर्टेंट नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। इसमें क्या होता था कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे जाते थे टीचर के द्वारा, तो स्टूडेंट को उनको नोट करने के लिए कहा जाता था। आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर रिवाइज देयर नोट्स एंड ट्राई टू मेमोराइज द नोट्स। जब लेक्चर ख़त्म होता था
तब टीचर बच्चों को जो उसने पढ़ाया है ब्लैक बोर्ड पर, जो उसने नोट्स बनाए हैं बच्चों ने, उनको याद करने के लिए कहता था और समझने के लिए कहता था कि ताकि उसको अच्छे से याद कर पाए। यानी कि जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया है वो बच्चों को याद करवाया जाता था। ठीक है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स एंड इंडिविजुअल रिटर्न असाइनमेंट। इसमें क्या होता था, बच्चों को लिखने के लिए असाइनमेंट दी जाती थी। ठीक है, हर एक बच्चों को लिखने के लिए असाइनमेंट दी जाती थी, उनको लेक्चर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि कैसे उन्हें बुक्स में से पढ़ना है, कैसे उन्हें जो असाइनमेंट तैयार करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग इज़ टू पास द एग्जामिनेशन। जो परंपरागत तरीका था टीचिंग का, उसका यही मोटिव होता था, मेन ऑब्जेक्टिव होता था, मुख्य उद्देश्य होता था कि बच्चे एग्ज़ाम को पास कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने देखा है कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे आपको उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो सर्वगुण संपन्न नहीं होती। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग दैट आर स्टिल बीइंग अडर्ड इन द स्कूल्स, इट हैज़ मोर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। देखिए, इसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, वो अभी भी स्कूलों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो भारत है वहाँ पे अभी भी काफ़ी हद तक यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो टीचर एंड स्टूडेंट है उनके बीच में एक काफ़ी आकर्षण होता है, यानी कि काफ़ी इंटरेक्शन होता है। ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम हैज़ टू बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। जो ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है उसमें डिसिप्लिन होता है क्लास के अंदर। आप देखिए कि जब आपको एक टीचर जो लेक्चर में कुछ समझाता था, आपको वो लेक्चर उसको देखना पड़ता था। अभी आप यूट्यूब पे पढ़ोगे, आप 5 मिनट की वीडियो देखो, आप बंद कर दोगे, 10 मिनट के देखो, बंद कर दोगे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा लेक्चर सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है, वो डिसिप्लिन होता है अंदर। लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग। इसमें क्या है कि बस कोलैबोरेशन नहीं है और ग्रुप लर्निंग इसमें नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ रही है, देखिए हमने ऊपर ट्रेडिशनल मेथड देखे, मेरिट्स एंड डीमेरिट देखी। अब हम देखेंगे कि टूल्स क्या यूज़ होते थे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है, ब्लैक बोर्ड। ट्रेडिशनल मेथड में ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट बुक इस्तेमाल होती हैं, चार्ट्स, इमेज एंड पोस्टर, मैप, एटलस, ठीक है, और ग्लोब्स इस्तेमाल होते हैं, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिपकार्ट्स जो हो गए, साइंस लैब, एपर्टस, मॉडल्स, वर्कबुक, ड्राइंग बुक, डिक्शनरी, वैदिक मैथ टूल्स, पजल बुक्स और जनरल नॉलेज बुक्स। ये किसमें इस्तेमाल होती थी, ट्रेडिशनल टीचिंग पोस्ट सिस्टम में। आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिया जाएगा, ये बताइए कि इसमें चुनाव करिए कि ट्रेडिशनल मेथड कौन से और आईसीटी बेस्ड कौन से। आपको उसमें से ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारी बात ख़त्म होती है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की। अब हम बात करेंगे मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड की। ये आती है बारी आज के समय की, कि आजकल के समय में, ठीक है, जो टीचिंग मेथड है वो कौन से हैं। आजकल का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, इट इंक्लूड फुल फ्लैज यूजेज ऑफ हाई टेक इक्विपमेंट इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी कि जब हम आईसीटी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो हाई टेक इक्विपमेंट, जो अच्छे इक्विपमेंट जो बहुत हाई पावर के हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी in the education is the mode of the education that use of information communication technology to support, enhance and optimize the delivery of information। यानी कि जो आईसीटी है वो एजुकेशन में कौन सा ज़रिया है कि ताकि इन्फॉर्मेशन को डिलीवरी का। देखिए फ्रेंड्स, चाहे स्टडी का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करना है, डिलीवर करना, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो, चाहे वो आईसीटी बेस्ड हो, कुछ भी हो, मेन मोटिव तो यही है, बस तरीका फ़र्क है। पहले के ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन डिलीवरी की जाती थी वो उनके मेथड अलग थे। आजकल के ज़माने में जो आईसीटी बेस्ड है उसका काम भी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना ही है। ठीक है, आज का जो ज़माना है वो है आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड का। इसमें देखते हैं, देखिए, द मोबाइल लर्निंग या एम लर्निंग एज ए फॉर्म ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग मतलब कि इंटरनेट लर्निंग, ठीक है, इज़ अ राइजिंग ट्रेंड वेयर द एजुकेशन हैज़ आउटग्रोन द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ क्लासरूम एंड एक्वायर्ड मोबिलिटी। देखिए, होता क्या है कि जो आजकल की जो मोबाइल लर्निंग है
जैसे बच्चे सारे वीडियो देखते हैं मोबाइल में, है ना, ऐप्स डाउनलोड कर ली, वीडियोस देखी मोबाइल में। अब इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल में हो रहा है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्म है? ई लर्निंग का। यानी कि जब हम मोबाइल में जब इंटरनेट पैक डलवाते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और कुछ कई चीज़ें डाउनलोड करते हैं, ठीक है, मोबाइल में देखते हैं। तो आजकल ये एक राइजिंग ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। चाहे किसी का कंप्यूटर लैपटॉप आज के ज़माने में इतने ना हो, पर मोबाइल तो सबके पास ही है। तो मोबाइल लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, ठीक है। वीडियोस मोबाइल से देखो, आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। स्टूडेंट एक्सेस इन्फॉर्मेशन वेन एवर एंड वेयर एवर दे वॉन्ट, एंड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सच एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इज़ राइजिंग इन नंबर्स बाय डे। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को जब चाहे, जहाँ चाहे, जितनी मर्जी चाहे इकट्ठी कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप कहीं सफ़र, देखिए पहले क्या होता है, स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे टाइमिंग होती है 9 से 2, 9 से 3 ऐसे करके, है ना। मोबाइल एक ऐसा साधन है कि जिसमें आप चाहे कोई काम करते हो, चाहे आप रात हो, दिन हो, शाम हो, कुछ भी हो, कहीं आप सफ़र कर रहे हो, तो आप कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हो। यानी कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है कहीं भी, कभी भी, जब भी चाहे, ठीक है। जो आजकल के इंस्टीट्यूशन हैं वो कई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ठीक है, डे बाय डे आगे बढ़ रही हैं कि ताकि जो स्टूडेंट को हेल्प हो सके। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स और लैपटॉप एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन क्लासरूम। देखिए आजकल जो क्लासरूम में क्या है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कई जगह ऐसी है कि जहाँ पे क्लासरूम के अंदर लैपटॉप का इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड्स विद हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्टिव वीडियोस। देखिए आजकल के जो बोर्ड है वो स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, जहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पढ़ाया जाता है, वीडियो के दिखाया जाता है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो वाइट बोर्ड है उसके ऊपर आप लिख भी सकते हो, उसके ऊपर आप वीडियो भी चला सकते हो। आजकल का जो है वो स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई वीडियोस दिखा रहे हैं, ऐसे करके। यूज़ ऑफ माइक्रोफोन्स फॉर डिलीवरिंग द लेक्चर इन द क्लासरूम। देखिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे किसी टीचर ने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलना है, थोड़ा सा लाउड बोलना है, तो वो इतने बच्चों को कैसे बोलेगा, है ना। तो आजकल माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके देखिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड द लर्निंग लैब्स। देखिए इसमें क्या है कि जो कंसेप्ट को उसको अच्छे से समझाया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाती है कि आप कुछ करिए ताकि आपको समझ में आए। लर्निंग लैब्स दी जाती है, यानी कि इसमें क्या है कि कंसेप्ट को समझाना, एक्टिविटी देना और अच्छे से समझना, उसके लिए आपको इसमें चीज़ें काफ़ी प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे आपको ऑनलाइन आपको लेक्चर्स हो गए, ऑनलाइन टेस्ट हो गई है। बिलो आर फ्यू की टीचिंग टेक्निक्स और बेस्ड ऑन मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टीचिंग मेथड। अब देखिए इसमें कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक्स है जो मॉडर्न एंड ICT बेस्ड है, इनकी जो आजकल के समय में यूज़ की जाती है। पहला है फ्लिप्ड क्लासरूम। देखिए इट अलाउ स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड देयर नॉर्मल बाउंड्रीज एंड एक्सप्लोर द लेसन बिफोर द टीचर डिस्क्राइब इन द क्लासरूम। देखिए जैसे आप कुछ भी, जैसे आप मान के चले कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है कि टीचर ने क्लास में कल ये लेसन पढ़ाना है, अगर आप उसको पहले ही उसकी वीडियो देख के चले जाओ कि जो टीचर ने पढ़ाना है, तो जब टीचर अगले दिन आपको क्लास में पढ़ाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ को पहले से अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। यानी कि जो टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाना है आप उसको पहले ही उसकी वीडियो देख चुके हो, उसको आप पहले ही पढ़ चुके हो, अच्छे से आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। जब आपको टीचर ने द्वारा पढ़ाया आपको समझ में आ गया, तो इसे बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, या ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डिज़ाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज़। देखिए दिस इन्वॉल्व रियल लाइफ केस टू इंक्लूड द क्यूरियोसिटी, एनालिटिक स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या है कि जो रियल लाइफ की केस है, जो जैसे आपको पता है कि आजकल की ज़िंदगी में आपकी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो आप चीज़ें पढ़ोगे इसमें आपकी क्यूरियोसिटी जागेगी। जैसे आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चलाने का सबको, स्मार्टफोन का सबको शौक़ है, तो आप मोबाइल चला रहे हो, साथ में आप अच्छे से अच्छी वीडियो देख रहे हो, तो आपका उसमें मोबाइल चलाने का शौक़ भी पूरा हो गया, साथ में आपको आपकी जो क्यूरियोसिटी थी पढ़ने की वो भी पूरी होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि नए नए आइडिया निकल के आते हैं, जिसमें आपकी इच्छा है, क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, जो आपके स्किल्स हैं वो काफ़ी निकल के आते हैं। माइंड मैप्स, यूज़ ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स में क्या है, माइंड मैप बना के चलते हो, यानी कि जो अपने तरीके से आप किस चीज़ को कैसे याद रख पाते हो, आप इसको बना के चलते हो। गेमिफिकेशन,
लर्न थ्रू द प्ले यूजिंग क्विज एंड हंट्स आइडिया। जब आप क्विज़ खेलते हो, जब आप कोई आइडिया, जैसे आप कुछ आइडियाज़ लगाते हो किस चीज़ के ऊपर, तो उसे बोलते हैं गैमिफिकेशन। ठीक है, जैसे आप कोई क्विज़ खेल रहे हो, कोई आप पिक्चर बना रहे हो, ठीक है, कोई पज़ल कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं गैमिफिकेशन। यानी कि जब आप मोबाइल के ऊपर किसी कोई चीज़ ऐसे करते हो, मोबाइल के ऊपर कोई गेम खेल ली जो कि कोई से रिलेटेड है, कोई फ़ोटो बना ली, ठीक है, वो चीज़। फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, इसमें क्या है कि जो आपको फ्री ऑनलाइन काफ़ी लर्निंग टूल्स दिए जाते हैं, कुछ ऐप्स दी जाती हैं, ठीक है, कुछ वेबसाइट दी जाती है जिससे आप पढ़ सकते हो। आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड, इसमें क्या है, जो आईसीटी बेस्ड है वो टीचिंग मेथड है। कौन कौन से? वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, ये कौन से आईसीटी बेस्ड जो है टीचिंग मेथड है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसे एलएमएस एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक्स के ऊपर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है कि जो सारा काम डिजिटल कर रही है। आपको मोबाइल के साथ साथ आपको जो आपके जो टीवी है, जो जहाँ पे आप डिश वगैरह है, डीटीएच है, वहाँ पे आपको जो है चैनल दे रही हैं, वहाँ पे ऐसे ताकि आप घर पे बैठे डीटीएच के ज़रिए टीवी में आप सब कुछ पढ़ सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे आज के आईसीटी बेस्ड लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड। अब इसके मेरिट एंड डीमेरिट करेंगे। देखिए, इंटरेक्टिविटी एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस विद मोर इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, इसमें क्या है कि इंटरेक्टिविटी आती है जब आप कोई चीज़ को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको कोई चीज़ से डर लग रहा था पहले पढ़ने के लिए, अब आप उसी चीज़ की वीडियो देख लोगे तो आपको उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा, तो आप एक ग्रुप में एक्टिविटी कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रुप में एक्टिविटी जैसे आपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना लिया, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी होगी ना, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ये कौन सी ग्रुप एक्टिविटी होगी ना। इसमें होता क्या है होता है सिर्फ पढ़ना, मेन मोटिव है पढ़ना। जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग करते हो, जैसे हमारे ग्रुप में यहीं ज्वाइनिंग की हुई है, वहाँ पे हम आपको डेली का लेक्चर दे रहे हैं, डेली का पीडीएफ दे रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है। इसमें क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि पढ़ना तो आपको है पर आप सभी के साथ में साथ पढ़ रहे हो। पहले के ज़माने में कहाँ ग्रुप होते थे, कुछ भी नहीं। लॉट्स ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एंड ऑनलाइन कंटेंट्स help the student to understand the subject better and also help students to memorize the concept for longer time। देखिए, बहुत सारे ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट हैं जो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं किसमें, कि ताकि वो जो कंसेप्ट, वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको वो लंबे समय तक याद हो पाए। नेक्स्ट है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, टीचर कैन कवर मोर सिलेबस इन द लेसर टाइम। जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है, इसमें जो टीचर है वो सिलेबस, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कम समय में जो है वो कवर कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स कैन एडवर्सली इफेक्ट द आइज़ ऑफ द स्टूडेंट। पर मॉडर्न टीचिंग मेथड है, अब आप देखिए, वो स्टूडेंट की आंखों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब आप देखिए कि जैसे स्टूडेंट जो है वो सारा दिन मोबाइल में, लैपटॉप में लगे रहे, तो उनकी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इसका डीमेरिट है। अब देखेंगे हम टूल्स यूज्ड इन द मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। अब टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, देखिए, आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, आईपैड, ठीक है, यहाँ पे पैड लिखा है, आईपैड आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स एंड ई रीडर, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, और एजुकेशनल गेम्स हो गई, ऑनलाइन पजल्स हो गए, क्विज़ हो गए, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हो गई, फ्लैश एजुकेशनल गेम्स हो गई, सीडी डीवीडी प्रोजेक्टर हो गए, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स हो गए, ठीक है, जिसके ऊपर जिसे स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू सपोर्ट गेम्स, वीआर बॉक्स जो आंखों पे लगाते हैं ना, वो बॉक्स जिसमें मोबाइल डाल के हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें किस में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें आप कोई बुक्स नहीं पढ़ते, सिर्फ आपको एक पेपर लेस स्टडी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। टीचिंग का वो मेथड जो ऑनलाइन मेथड कहलाता है, जिसमें हम पेपर लेस स्टडी करते हैं, यानी कि जब आपने जो चीज़ पढ़नी है वो आपको वीडियो लेक्चर के रूप में दिए जाएंगे, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। उसे बोलते हैं ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसको ब्रीफली जानते हैं। देखिए, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग रेफर्स टू ए सिस्टम दैट अलाउस लर्नर टू टेक ए कोर्स विदाउट हैविंग अटेंड ए क्लासरूम। यानी कि ऑनलाइन मेथड कौन सा है टीचिंग का, जिसमें एक जो लर्नर है या एक जो स्टूडेंट है वो
कोई क्लास या कोई जो क्लासरूम है वो अटेंड करे बिना अपनी पढ़ाई को कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये टीचिंग का ऐसा माध्यम है, ऐसा ज़रिया है जिससे हम कोई भी क्लास जो हमें अटेंड नहीं करनी पड़ती, कोई क्लासरूम नहीं होता, बस हमें खुद घर पे बैठ के इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग टिपिकली रेफर्स टू कोर्स दैट आर डिलीवर्ड completely online, meaning there are no physical or on campus class session। ऑनलाइन टीचिंग का क्या मतलब है कि जैसे इसमें आपको कोई फिज़िकली क्लास नहीं है, कोई कैंपस क्लास नहीं है, मतलब आपको किसी क्लास में नहीं जाना, तो वो आपको ये सिर्फ ऑनलाइन यानी कि आपको ये वीडियो के रूप में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशन डिमांड्स मोर इंडिपेंडेंस, सो स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू लर्न एट लीस्ट सम ऑफ द मटेरियल व्हेन प्रोफेसर आर अनअवेलेबल। देखिए ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो मोर इंडिपेंडेंस है। अब इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, आप ये देखिए कि अगर किसी स्टूडेंट को एक क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ाता है, चाहे वो लेक्चर 35 मिनट का हो, चाहे वो लेक्चर 45 मिनट का हो, चाहे जितनी मर्जी देर का हो, तो बच्चे को अंदर बैठ के करना ही पड़ेगा, तो स्टूडेंट उसमें अपनी मर्जी नहीं कर सकता। तो ये मोर इंडिपेंडेंस क्या है ऑनलाइन में, इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, जैसे आप मान के चलिए कोई वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखते समय आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हो, या आधी वीडियो आप देख सकते हो, आधी बाद में देख सकते हो, तो उसमें आप अपनी मर्जी से क्लास को अटेंड कर सकते हो। यानी कि मोर इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि आपका जब मन चाहे आप वीडियो को देख सकते हो, जब चाहे रोक सकते हो। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। सो स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू लर्न एट लीस्ट सम ऑफ द मटेरियल व्हेन प्रोफेसर आर अनअवेलेबल। यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए जो प्रोफेसर है वो अनअवेलेबल है, यानी कि इसमें आपको जो प्रोफेसर है वो आपको नहीं पढ़ाता। देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं स्कूल कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, तो वहाँ पे आपको एक टीचर पढ़ाएगा। यहाँ पे आपको कोई प्रोफेसर वगैरह कुछ नहीं पढ़ा रहे, बस आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कई यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं ऑनलाइन कोचिंग में कौन से हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है स्वयं प्रभा मूक। देखिए इसमें क्या है कि इसके लेक्चर में पहले बना चुका हूँ स्वयं प्रभा मूक के, जिसको इसके बारे में डिटेल में जाना है तो हमारी वीडियो के वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे स्वयं प्रभा मूक के अलग से लेक्चर बनाए जा चुके हैं, जिसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो स्वयं प्रभा मूक है क्या, ये आपको एक DTH के जरिए, यानी कि जो आपके घर में डिश एंटीना जो डिश लगी होती है, इसमें आपको एक चैनल, केबल टीवी में आपको चैनल दिए जाते हैं, जिससे आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया जाता है कि ताकि जो स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं साथ साथ जो क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे उनका स्टडी करने का सपना जो है वो अधूरा नहीं रह सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सरकार ने स्वयं प्रभा मूक को बनाया है। तो स्वयं प्रभा मूक हो गया ऑनलाइन क्लासेस। तो नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासरूम, उसके बाद है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, फिर है वीडियो ट्यूटोरियल, साथ में है ओपन सोर्स एजुकेशनल सोर्स OER। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ट्यूटोरियल होता है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, जैसे आजकल कई पेन टाइम कोर्सेज वगैरह कई कुछ शामिल हैं, तो ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये हो गए ऑनलाइन एग्जाम्पल। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि इसमें से ऑनलाइन कौन सा है, इसमें से ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तब जानते हैं बेनिफिट क्या है। देखिए हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते ही हैं, अब इसके फ़ायदे देखते हैं क्या है, बेनिफिट्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि देखिए नीड इंटरनेट कनेक्शन, अदर एडवांटेज इंक्लूड द सेविंग ऑफ बोथ मनी एंड टाइम बिकॉज यू वुड नॉट नीड टू कमिट। देखिए इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको इंटरनेट कनेक्शन इसमें चाहिए, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। तो अदर एडवांटेज क्या है इसमें, देखिए आपका टाइम भी बचता है, तो उसमें आपका पैसा भी बचता है। अगर आप देखिए कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, तो अगर आप कहीं पे अगर आपको चाहते हो कि आप साथ में बैंकिंग कोचिंग लें या कोई और UGC नेट की कोचिंग लें या कोई अदर एग्ज़ाम की कोचिंग लेने जा रहे हो, तो आपको उसके लिए टाइम भी चाहिए, आपको उसके लिए पैसे भी चाहिए, है ना। तो जैसे आप ये मान के चलिए कि आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ेंगी और साथ में आपको ढेर सारी फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो उसमें आपका बहुत पैसा कम खर्च होगा, तकरीबन ना के बराबर, और साथ में आपका समय बचेगा। जैसे मान के चलिए कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको तैयारी करनी ज़रूरी है किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, पर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, पर आपको तैयारी फिर भी करनी है। तो या तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, या आपको कोचिंग छोड़नी पड़ेगी, पर चाहिए आपको दोनों ही।
तो ऑनलाइन ज़रिया जो है आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। उसमें क्या होगा कि आपका जो ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे वो आप अपनी जॉब के बाद भी उसको सुन सकते हो। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आप अपनी जॉब से फ्री हो जाओ तो आप उस क्लास को ले सकते हो, जिससे आपका पैसे कम खर्च होंगे और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो मीन्स यू डोंट हैव टू chosen between work and expanding your education, nor will it mean having to attend post work night classes, so you can spend more time with your family or engaging in social activity। देखिए इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको अपने काम और एजुकेशन में से किसी को एक को चुनना नहीं पड़ता। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, जैसे कि आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी तो आपको अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा या अपनी एजुकेशन को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको ना ही अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी ना ही अपनी एजुकेशन। और सबसे बढ़िया बात है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी समय बिता सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आप सोशल एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे ऑनलाइन लेक्चर। अब बात करते हैं ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग की। देखिए ऑफलाइन मेथड कौन सा है, जब हम किसी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे चॉक एंड टॉक मेथड, जिसमें देखिए कि एक क्लास में जब टीचर हमें पढ़ाता है तो वो होता है ऑफलाइन मेथड। यानी कि जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, जब हम किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कहीं पे बैठकर एक क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो होती है ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। तो फ्रेंड्स इसके देखिए ऑफलाइन मीन्स ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑफलाइन मीन्स को क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड, एक परंपरागत मेथड है जो क्लास की लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाता है। जैसे देखिए कि अभी मैंने आपको बताया जैसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जैसे पढ़ाया जाता है तो वो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, जिसमें आपको टीचर खुद से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जहाँ पे आपको एक टीचर पढ़ा रहा है। ऑफलाइन टीचिंग इज़ बेनिफिशियल टू मैनी ऑन डिसिप्लिन। देखिए जो ऑफलाइन टीचिंग है मेथड वो बहुत बढ़िया है क्योंकि इससे डिसिप्लिन बना रहता है। डिसिप्लिन की बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे आप किसी क्लास में पढ़ोगे तो चाहे लेक्चर 1 घंटे का हो तो आपको वो टीचर का लेक्चर सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, वो डिसिप्लिन बना होता है। जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपने लेक्चर सुना, आपको अच्छा लगा तो आपने सुना, नहीं तो नहीं सुना, या थोड़ा सुना आधा बंद कर दिया। ठीक है, तो ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं है, ऑफलाइन में डिसिप्लिन होता है। ऑफलाइन वर्क्स बेस्ट फॉर लर्नर विथ फ्री शेड्यूल। जो ऑफलाइन जो है वो जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उनके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। अब आप देखिए कि जब आप ऑफलाइन टीचिंग लेते हो तो आपको जो टीचर पढ़ाता है तो बच्चे उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ऑनलाइन में बच्चे कोई सीरियस नहीं होते। द ऑफलाइन कोर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इवन टू द स्कूल। देखिए जो ऑफलाइन कोर्स है वो स्कूलों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपको टीचर जो पढ़ा रहा है, आपको किसी बुक से पढ़ा रहा है, तो वो चाहे तो वो अपने आर्ट का इस्तेमाल करके उस बुक में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या कुछ मुश्किल चैप्टर है उसको आसान बना दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखिए क्लासरूम लेक्चर, आपको क्लासरूम लेक्चर लेना पड़ेगा। इन होम लर्निंग, जो बच्चे स्कूल जा नहीं सकते तो उनको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए टीचर घर पे आते हैं, जो होती है होम लर्निंग। या जो बच्चा घर से सीखता है अपने माता पिता से, वो भी होम लर्निंग होती है। तो जो टीचर घर पे आके पढ़ाते हैं वो भी होम लर्निंग ही होती है। नेक्स्ट है कोचिंग। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपको कोचिंग लेनी पड़ती है। ट्यूशन्स, जब आप स्कूल के बाद अपने ही क्लास की जो, जैसे आप 10वीं में पढ़ते हो, 12वीं में पढ़ते हो, आप किसी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो आपको उसकी ट्यूशन रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है केस स्टडी। तो केस स्टडी भी किसके अंदर आती है, ऑफलाइन कोचिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग में केस स्टडी में क्या होता है कि जैसे आपको एक केस स्टडी, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है जिसमें आपको सोचना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये मिक्स करके बताए जाएंगे पेपर में कि ऑनलाइन के कौन से हैं तो ऑफलाइन के कौन से, आपको इसमें से चूज़ करना है। तो इसके बेनिफिट देख लीजिए क्या है। देखिए देयर आर सेवरल बेनिफिट्स थ्रू ए ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट के। फॉर एग्जांपल, बिकॉज क्लासेस आर टेकन इन पर्सन, इट मीन्स स्टूडेंट रिसीव इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द फेलो क्लासमेट्स एंड और लेक्चरर्स। देखिए इसमें होता है क्या है कि जो ऑफलाइन कोचिंग है, एक क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ाता है बच्चों को। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो टीचर से सवाल करेगा तो टीचर उसके सवाल का आसानी से जवाब दे देगा। तो इसमें होता क्या है, आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। तो आप मान के चलिए कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आप कोई वीडियो सुन रहे हो तो आप
उससे फीडबैक कैसे ले पाओगे? टीचर से फीडबैक ले नहीं पाओगे। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होगा कि आप तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन होती है। ऑफलाइन टीचिंग में एक इंटरेक्शन है किसके बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यानी कि ऑफलाइन कोचिंग है थोड़ी सी बढ़िया है ऑनलाइन से। पहली बात तो आपको इसमें क्या है, आपको फीडबैक मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि आपको इंटरेक्शन हो रही है अपने टीचर से। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल्सो द वे मोस्ट ऑफ अस अटेंड स्कूल मोस्ट ऑफ आवर लिव्स, सो वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। देखिए ऐसे मेथड जो है हमने अपने स्कूल में जो अटेंड कर चुके हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।